Hello student, very welcome in our YouTube channel. So today I will discuss about what is psychology, psychology syllabus and history of psychology. तो बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. तो आज के लिए देखें, सबसे पहले हम अपना सिलेबस देखते हैं. सिलेबस, इसके सिलेबस को अगर हम देखें तो इसमें जो साइकोलॉजी का सिलेबस है, इसमें क्या क्या हमारी इकाइयां हैं. इसके अंतर्गत 5 इकाइयां, 5 इकाइयों के अंतर्गत हमें सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है. इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे. देन आफ्टर साइकोलॉजी के हम सिलेबस को देखने के बाद हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी देखेंगे. तो जो पहली इकाई है, इसमें सबसे पहली इकाई वो है हमारी इकाई फर्स्ट जो है वो है बाल विकास. बाल विकास, आई मीन टू से दैट चाइल्ड डेवलपमेंट. चाइल्ड डेवलपमेंट इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे वृद्धि एवं विकास, विकास के आयाम, विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम से इसका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे. दूसरी जो इकाई है हमारी वो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं. इकाई सेकंड देखें, इकाई सेकंड, इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड. इकाई सेकंड देखें, सेकंड इकाई में व्यक्तिगत विभिन्नताएं. इंडिविजुअल वेरिएशन, विजुअल वेरिएशन, इंडिविजुअल वेरिएशन. इसमें अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इसमें सबसे पहले तो हम इसके मीनिंग को समझेंगे. देन आफ्टर इसको प्रभावित करने वाले कारक, इसकी संकल्पना, इसमें इसी में हम व्यक्तित्व और बुद्धि को ही देखेंगे. व्यक्तित्व और बुद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे. व्यक्तित्व का मीनिंग, व्यक्तित्व की संकल्पना, इसके मापन, प्रकार और इसको भी प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं जो इसको प्रभावित कर रहे हैं. और अगर हम बुद्धि की बात कर रहे हैं तो बुद्धि के मीनिंग को समझेंगे, बुद्धि के प्रकार को समझेंगे, मापन इकाइयों को समझेंगे और इसी के अंतर्गत हम बहुबुद्धि सिद्धांत का अध्ययन भी करेंगे. इकाई थर्ड देखते हैं. इकाई थर्ड, अगर हम इकाई थर्ड देखें, विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ. विभिन्न अधिगम कर्ताओं की समझ. विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ. Understanding diverse learners. विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ. इकाई थर्ड में जो देखेंगे वो हम पढ़ेंगे कि जो अधिगमकर्ता हैं, खोजकर्ता हैं, उन्होंने अधिगम के रूप पर यानी बच्चों के संबंध में क्या क्या अधिगम किए हैं, क्या क्या खोज करे हैं. जैसे कि भाई
क्लास में सब कैटेगरी के बालक होते हैं, सभी का मानसिक स्तर अलग अलग होता है। किसी का मानसिक स्तर उच्च लेवल का होता है, किसी का निम्न स्तर का होता है। तो उसको देखते हुए पिछड़े बालक, सृजनशील बालक, प्रतिभाशाली बालक और अक्षमता युक्त वाले बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक, अलाभंतित और वंचित बालक, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। बच्चों के अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, ये भी टॉपिक इस इकाई के अंतर्गत लिया जाएगा, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। जब बच्चे क्लास में बैठते हैं, यानी बच्चे जब अधिगम करते हैं तो उनके संबंध में अधिगम को लेकर क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। जो कठिनाइयां जो रहती हैं वो पाठ्यचर्या को लेकर होती हैं, जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसके मानसिक स्तर को लेकर होती है, जो स्टूडेंट है उसके मानसिक लेवल को लेकर उसके पास कठिनाइयां आती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चे सिलेबस पढ़ रहे हैं वो उन बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप नहीं है। बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जो बच्चों के मानसिक स्तर के लेवल के नहीं है, पर बच्चा उसको पढ़े जा रहा है। तो ये सारी जो कठिनाइयां हैं, इन सबको हम अधिगम में जो कठिनाइयां आती हैं बच्चों के सम्मुख, उनको हम इसके अंतर्गत देखेंगे। और इसमें ही हम समायोजन की प्रक्रिया को देखेंगे, और समायोजन में जो अध्यापक की भूमिका है उसको हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि जो अध्यापक है वो कक्षा के वातावरण में बच्चों को लेकर एक समायोजन कैसे स्थापित कर सकता है। तो आदि बातों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। यूनिट 4 जो है हमारी इकाई 4 वो है अधिगम। इसके अंदर जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है अधिगम, लर्निंग। अधिगम यानी लर्निंग। इसके अंतर्गत हम अधिगम से संबंधित सारी बातों का अध्ययन करेंगे, अधिगम के अर्थ को समझेंगे, अधिगम की संकल्पना को देखेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित कर रहे हैं, उन बातों का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। और अधिगम के जो सिद्धांत हैं, जैसे कि गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत, निर्मितवाद का सिद्धांत, संज्ञानवाद का सिद्धांत, ये सब बातों का भी अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। बच्चे कैसे सीखते हैं, ये इसका एक मेन मुख्य टॉपिक है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। और बच्चों के जो अधिगम की जो विधियां हैं, प्रक्रिया हैं, यानी तर्क, अभिप्रेरणा, ये भी टॉपिक हम इसके अंतर्गत लेंगे। यूनिट 4 की बात करते हैं और यूनिट 5 देखते हैं। इकाई 5 जो है हमारी शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। अधिगम के सम्मुख क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, उन बातों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। इसमें 2 मेन टॉपिक ये रहेंगे। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का इसके अंदर अध्ययन किया जाएगा कि शिक्षण की क्या क्या विधियां हैं। और दूसरा टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 जो कि इसके अंदर मेन रहेगा। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इन दोनों ही 2009 रहेगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो हम इसके अंतर्गत देखेंगे। और उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, उसमें शिक्षक के क्या अधिकार हैं, ये हमें बताने हैं। तो फाइनली हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ। तो बच्चों हम इसके बाद हम देखेंगे इसकी कुछ हिस्ट्री को देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, क्या हिस्ट्री रही है, क्या इतिहास रहा है साइकोलॉजी का। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साइकोलॉजी, तो इसको रफ कर देते हैं। थोड़ा नोट डाउन करके अच्छे से समझ आता है बच्चों को, इसलिए सबसे पहले हम साइकोलॉजी वर्ड को देख लेते हैं।
साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा का जो ये वर्ड है साइकोलॉजी, जो कि साइकी, दो वर्डों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का जो मीनिंग है वो है आत्मा। लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं साइकोलॉजी, तो इसका मीनिंग जो निकल कर आया वो है आत्मा का अध्ययन करना। और प्राचीन समय में यही विचारधारा थी कि जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का अध्ययन के रूप में है। और जो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो ये जो नोट डाउन उसको कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि साइकोलॉजी जो वर्ड है ये सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया था वो 1590 में 1590 में इटली के रूडोल्फ गोल्काय ने साइकोलॉजिया साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले प्रयोग किया। तो ये नोट कर लें आप कि 1590 में इटली के रूडोल्फ गोल्काय ने साइकोलॉजी या शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब आगे देखते हैं। साइकोलॉजी, इसका हिंदी मीनिंग है मन का विज्ञान, यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान तो पूरा जो इसका मीनिंग है वो है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, सबसे पहले मनोविज्ञान को मन का विज्ञान इटली के पंपनोजी महोदय ने कहा था। सबसे पहले मन का विज्ञान कहा। देखें बच्चों, साइकोलॉजी जिसका मीनिंग है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। ये जो वर्ड है वो इटली के पंपनोजी महोदय जी ने मनोविज्ञान शब्द को मन का विज्ञान
कहा था। मनोविज्ञान जो है एक ऐसा विज्ञान है जो कि बच्चों के व्यवहार के साथ साथ, मनुष्य के व्यवहार के साथ साथ शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी साथ साथ में करता है। अब हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को देखें तो मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो बहुत अधिक पुराना है। मनोविज्ञान जो है प्राचीन में एक प्राचीन, इसके इतिहास को बता पाना वैसे तो मुश्किल है, पर प्राचीन में अगर हम इसको लगभग रूप में देखें तो ये दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा था। आधुनिक रूप में मनोविज्ञान व्यवहारवाद के रूप में हमारे सामने है, और प्राचीन समय में ये दर्शन शास्त्र का हिस्सा था। इसके जो इससे संबंधित जो विचारधाराएं हैं मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में, वो 4 विचारधाराएं हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, फिर मन का विज्ञान, और फिर चेतना का विज्ञान, अंततः इसको व्यवहार का विज्ञान मानकर स्वीकार किया गया है। तो इसकी विचारधाराओं को देखते हैं। मनोविज्ञान की विचारधाराएं, तो जो पहली विचारधारा थी मनोविज्ञान को लेकर, वो थी कि मनोविज्ञान जो है वो एक आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। इसके जो समर्थक थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। और ये मनोविज्ञान को जो आत्मा का विज्ञान माना गया था, जो ये समर्थक थे, ये जो विचारधारा चली थी ये 16वीं शताब्दी के अंत तक चली थी। विचारधारा का जो समय है, जो ये विचारधारा जो चली थी ये 16वीं शताब्दी के अंत तक चली। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो मनोविज्ञान के संबंध में, इसके हिस्ट्री को लेके जो सबसे पहली विचारधारा सामने आई थी वो थी आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था। इसके जो समर्थक थे वो थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। विचारधारा जो थी ये 16वीं शताब्दी तक के अंत तक चली थी। दूसरी जो विचारधारा सामने आई थी वो देखें, इसको लेके दूसरी जो विचारधारा आई थी वो थी मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को माना गया था कि वो मन का विज्ञान है। इसके जो समर्थक रहे थे वो पंपनोजी, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। पंपोनोजी, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है अस्पष्ट और आध्यात्मिक है, तो ये विचारधारा ज्यादा दिनों तक नहीं चली। इस विचारधारा को नकार दिया गया। तब इसके बाद पंपनोजी महोदय ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना, और यह विचारधारा लगभग 300 वर्षों तक चली। यह विचारधारा लगभग 300 वर्षों तक चली। ये विचारधारा लगभग 300 वर्षों तक चली। वर्षों तक चली। तीसरा
विचारधारा को देखते हैं हम। तीसरी विचारधारा क्या सामने आई थी मनोविज्ञान को लेकर। मनोविज्ञान को माना गया कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान को लेकर जो तीसरी विचारधारा सामने आई थी वो थी चेतना का विज्ञान। मन के विज्ञान वाली विचारधारा को नकारने के बाद जब मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया, और ये जो विचारधारा जो चली थी, यह विचारधारा 19वीं सदी के अंत तक चली। सॉरी, 20वीं सदी की शुरुआत तक चली। इसके समर्थक थे विलियम वुंट। विलियम वुंट 1879 में विलियम वुंट ने पहली प्रयोगशाला खोली थी मनोविज्ञान को लेकर, जिसमें उन्होंने प्रयोगशाला में चेतना के अध्ययन पर जोर दिया और मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। फोर्थ विचारधारा देख लेते हैं। चौथी विचारधारा है व्यवहार का विज्ञान। इसके समर्थक हैं जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन। ये जो विचारधारा है, आधुनिक विचारधारा, मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का हिस्सा था। आधुनिक समय में मनोविज्ञान ने अपना एक अलग अस्तित्व बना लिया है और एक अलग विषय के रूप में हमारे सामने है। और मनोविज्ञान को लेकर जो आधुनिक विचारधारा है वो है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और इसके जो समर्थक थे वो थे जिसके जेबी वॉटसन। इसके समर्थक थे जेबी वॉटसन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, गुड बाय।